नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम आज की इस प्रेस मीटिंग के अंदर जितने भी मेरे सहाफ़ी दोस्त और भाई मौजूद हैं, मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन सब ने मिल के मुझे चंद मिनट अपनी गुज़ारिशात करने का मौका फ़राहम किया। और उसके बाद मैं प्रेस के चेयरमैन जनाब चौधरी ताज अली साहब का और प्रेस के सेक्रेटरी जनाब मेहर हबीब साहब का खुसूसी तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ, और छोटे भाई मेहर हबीब साहब का इसलिए ज़्यादा कि इन्होंने मुझे हुक्म दिया कि डॉक्टर साहब आपने मीट दी प्रेस में आना है, और मैंने इसको अपनी एक खुशबख्ती समझते हुए कबूल भी किया। और आज आप लोगों के सामने मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे मुल्की तरीक़ाकार के मुताबिक इस मुल्क को सियासतदानों ने चलाना है और वही इसको मुल्क को आगे ले जाने के लिए या पीछे ले जाने के ज़िम्मेदार हैं, तो इसके शाना बिशाना हमारे सहाफ़ी भाई भी हमारी गलतियों कोताहियों को हर वक्त हमारे सामने लाते हैं और हमें आईना दिखाते हैं कि आप इस जगह पे गलत जा रहे हैं, आपकी ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, इसको अपनी इस डायरेक्शन को ठीक कर लें। और हमारी आवाम इस तरह सोचती है, क्योंकि सहाफ़ी किसी भी मुआशरे की आँख होते हैं और ये इनके अपने आगे जो जर्नलिज़म में मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ है कि कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म से ताल्लुक़ रखता है, कोई रिपोर्टिंग के ऊपर ताल्लुक़ रखता है, किसी का शोबा नशर व इशाअत के मुतल्लिक़ है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, आपका ये सोशल मीडिया का दौर है। तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़ियों की जो मुख्तलिफ़ ब्रांचेस हैं, मुख्तलिफ़ पोर्टफोलियोज़ हैं, तो ये हमारा इतना इफ़ेक्टिव टूल है हमारी रियासत का और किसी भी मुआशरे का कि पूरी दुनिया के अंदर सहाफ़ियों की राय को ना कोई आज तक बंदा नज़रअंदाज कर सका है। और आजकल सोशल मीडिया की कैंपेन्स के ऊपर हुकूमतें आ रही हैं और जा रही हैं, अमेरिका से लेके बाकी ममालिक तक भी ये बात है। मैं हफ्ज़ाबाद का एक पैदाइशी बासी होते हुए ये मेरी जन्म भूमि है, मैंने इस मट्टी से जन्म लिया है और ये मट्टी मुझे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। इसी तरह आप सब लोग भी मेरी इस मट्टी की पैदा है, और धरती माँ को धरती माँ ऐसे नहीं कहा जाता कि जो हम इस दुनिया के अंदर
माँ के ज़रिए आप वजूद में आते हैं तो हमारा असल माखज़ ये मिट्टी ही है। और जिस मिट्टी के अंदर मेरी माँ रहती थी और उसने मुझे जन्म दिया, ये धरती माँ भी मेरी उसी तरह माँ है जिस तरह मेरी माँ थी जन्म देने वाली। मैंने और आपने सब ने मिलके इस अपनी माँ की मांग को भरना है, संवारना है। अपनी माँ के ऊपर हमने चादर देनी है, अपनी माँ की असमत का ख्याल रखना है, इसके मुफाद के लिए लड़ना है। हम इसकी औलाद हैं। औलाद होने के नाते हमारे पे हकूक़ कम हैं और फ़राइज़ ज़्यादा हैं। औलादें अपने बूढ़े माँ बाप को संभालती हैं, उनकी खिदमत करती हैं और अल्लाह के अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजमाइन, ये उन्होंने औलादे मदीना की दुआएं इसलिए नहीं की थी, इसलिए की थी कि औलादे बुढ़ापे का सहारा होती हैं। और ये मेरी माँ, मेरी धरती माँ, आज हम इसके अंदर मुख्तलिफ उम्र के लोग, जवान और बूढ़े, बच्चे और मेरी जैसे अब जो सीनियर सिटीज़न 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीज़न हो जाता है, तो मैं तो 65 साल का हूँ। तो मुख्तलिफ अशख़ास मौजूद है और सबका मकसद एक ही है, इस धरती माँ की खिदमत। हमारा ताल्लुक़ मुख्तलिफ मकतबा हाय फ़िक्र से हो सकता है और यही जमहूरियत का हुस्न भी है और यही शख्सी आज़ादी का तरीका भी है। मैं आपकी शख्सी इजहारे राय के ऊपर पाबंदी लगाने का कोई हक़ नहीं रखता, आपको पूरा हक़ है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आपकी एक इंग्लिश का मुहावरा है जिसका तर्जुमा कर रहा हूँ कि आपकी आज़ादी की हद वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जहाँ पे मेरी नाक शुरू होती है। आप यहाँ तक ला सकते हैं लेकिन मेरी नाक पे मुक्का नहीं मार सकते, फिर ये आपकी आज़ादी नहीं रहती। ये है कि हम सब, मैं आज आपको दावत देने आया। मेरा प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, आपका भी कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रोफेशन से क्या हमारी माँ भी बदल गई है? हमारी माँ तो वही है ना, हाफिज़ाबाद है, हाफिज़ाबाद की मिट्टी मेरी माँ है। तो मैं आज एक्चुअली आपके यहाँ हाज़िर हुआ हूँ कि पिछले 3.5 साल में स्वाय मैं अपनी चेहरा रूनुमाई करवाता फिरता, फ़ायदा को नहीं था कि मैं यहाँ पे आके बैठूँ, वहाँ पे आके बैठूँ। आदमी किसी भी जगह पे उस वक्त जाके बात करे जब वो डिलीवरेंस देने के काबिल हो, उसके हाथ में कुछ है। और हम शहरी जो हैं अपना पेट पालते हैं, अपने मुख्तलिफ काम करके। ये आप सहाफ़त कर रहे हैं, मैं सियासत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा घर का किचन अभी भी मेरी मेडिकल प्रैक्टिस ही चलता है। और आप सब लोग सहाफ़त के ऊपर नहीं बैठे हुए, आप सब भी अपने अपने कारोबार कर रहे हैं और एक जज्बा खिदमत इंसानियत के हाथों मजबूर होके आपने ये पेशा अपनाया हुआ। तो आए क्यों ना हाथ में हाथ मिला के चले। यकीन करें, मैं कसमिया बात कर रहा हूँ, ये कोई जज्बाती बात नहीं है, मैं बिल्कुल इस चीज़ पे सोच रहा हूँ। जिस नहज पे मेरे मुल्की हालात जा रहे, अब ये सोचना हम छोड़ देते हैं कि इनके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, किस गवर्नमेंट ने इसको इस हालत पे लेके आई और कौन सी गवर्नमेंट है जो इसको सुधारने चली थी लेकिन पहले से बदतर उसने कर दिया। ये मेरी और आपकी सबकी मुश्तरका ड्यूटी बन गई है कि हर वो काम कि जिसके अंदर हम अपना इस मुल्क को संवारने के लिए हिस्सा डाल सकते हैं, ये वक्त है डालने का। आज से 20 साल पहले मैं ये प्रेडिक्शन दिया करता था कि जिस तरह के हालात मुल्की मैं देख रहा हूँ ना जाते हुए,
एक वक्त आना है कि जिसमें हमारे नौजवान बच्चों ने, जिनका हमें पता भी नहीं होगा कि ये किस घर से है, ये किस घर से है, वो चौकों के अंदर मुअज़्ज़िज़ीन को खड़ा करके उनके गिरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे तुम्हारी कमाई के अंदर मेरा हिस्सा भी है, क्योंकि मैं इतने अरसे से ये दरख्वास्तों का पलंदा लिए फिरता हूँ, मुझे रोज़गार नहीं मिलता। तो वो फिर वही लोग जुराइम पेशा भी बनते हैं। खुदा ना खास्ता हाकम बदहन, मैं कभी भी इन अल्फाज को नहीं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि हम शायद इस तरह के हालात के करीब पहुँचे और कबूतर की तरह आंखें बंद करके आप ये समझे कि ये बुरे हालात की बिल्ली चली जाएगी, तो वो नहीं जाती। हमें इसको फेस करना है, आंखें खोल के फेस करना है। कोविड के बाद, कोविड से पहले एक दुनिया थी जिसको नहीं पता था जब से हम पैदा हुए हैं कि आफात का अफरीद क्या होता है। और ये हम सुना करते थे कि 1920 में एक प्लेग आई बीमारी, 1922 के अंदर चेचक आई और ये फ़लाँ जगह पे ज़लज़ला आ गया, लाखों बंदे मर गए। ये हमारे तसव्वुरात में बसा हुआ था। लेकिन किसी वबाई मर्ज़ के हाथों हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा है कि किस तरह मिलियंस ऑफ पीपल वो मरते हैं, और जो मरे हैं अल्लाह उन सब को गरीक़े रहमत करे, और जो इस दुनिया से गए हैं वो हमारा भी सारा कुछ साथ ले। कोई मेरा बेटा था, कोई मेरा भाई था, कोई मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, कोई मेरा क्लास फेलो था, अल्लाह हाज़िर क्या, हर एक घर आज अश्कबार। फिर एक दुनिया आई जो कोविड के बाद की। कोविड के बाद ये हम असरात सारे भुगत रहे हैं, जिसमें आपका एक ग्लोबल रिसेशन भी शामिल है, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग भी शामिल है, ओवरऑल महंगाई का एक तूफ़ान है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है। मेरा मुल्क, मेरी पाकिस्तान की धरती से कैसे मुतासर नहीं हो सकती थी, यकीनन हुई। उसके असरात बाज़ का फौरी तौर पे नहीं आते। हमारी एक बहुत बड़ी आबादी है, और हमारी आबादी का सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये जो बड़ी आबादी है, हम बहुत ज़्यादा लोग देहात में रहते हैं, हमारी ख्वाहिशात बड़ी महदूद है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले ही बहुत ज़्यादा नहीं था कि जिसको मेंटेन करने के लिए करोड़ों और अरबों डॉलर की ज़रूरत होती है। इसलिए ये कोविड की जो वर्ल्ड वाइड एक रिसेशन आई है, महंगाई का तूफान आया है, इसके असरात हम तक देर में पहुँचे। हमारी घर की फसलें होती हैं, हम किसी न किसी तरीके से उसको मैनेज कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि गाँव के अंदर मांगने वाले लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो गांव के ज़िम्मेदार हैं वो भी हमारे लिए नेमत है। वो एक एक ज़िम्मेदार कोई 50-50, 100-100 घरों की तो कफ़ालत करता ही है किसी ना किसी तरीके से। और क्योंकि 70% ऑफ दी पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन दी विलेजेस, तो इस तरीके से हमारी ये होती रही। लेकिन आज जिस हद तक महंगाई आ गई है, जो शहरों के अंदर रहने वाले लोग हैं वो इससे मुतासर हैं, और बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए। अब पिछले चंद एक हफ़्तों से हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जब ये इक़्तिदार मिला है, तो क्या ये महंगाई मेरी गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है? अगर ये मेरे अवाम का कंसर्न है तो यकीनी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी ये कंसर्न है। और ये नहीं होता कि जो हमारे ज़ुमा हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो घरों में बैठे और सोचे ना।
महंगाई की इरेडिकेशन के मतलब और इसकी एलिविएशन के मतलब कि कितना हम इसको कम कर सकते हैं, इसके मतलब हर रोज़ मीटिंग्स होती हैं। लेकिन बिगाड़ इतना पैदा हो गया हुआ था कि अब हमारे पास एक कंप्रोमाइज्ड सिचुएशन है कि हमने उस सिचुएशन के अंदर रह के अपने आप को महंगाई से बचाना भी है, इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार भी है, और मेजर्स ऐसे लेने हैं कि जिससे हम इस महंगाई और लोड शेडिंग इन दो मसलों से नबुर्द आज़मा हो सकें। इसी के लिए मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। वो ये कि हमारे पास कुछ सियासी स्लोगन्स होते हैं, मसलन यही पिछली गवर्नमेंट में लोड शेडिंग हो रही होती तो मेरा ये सियासी नारा होता कि जी 12-12 घंटिया की लोड शेडिंग हो रही है, गवर्नमेंट की कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। महंगाई होती तो मैं गवर्नमेंट को कोसने देने शुरू कर देता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2018 से जब पीटीआई की गवर्नमेंट बरसरे इक़्तिदार आई तो 3 साल और 7 महीने उनका यही कहते गुजर गया कि पिछली गवर्नमेंट के ये सारे शाखसाने। अब क्या हमारा अगला 1.5 साल यही कोसने देता हुआ गुजर जाएगा कि ये सारे पीटीआई के शाखसाने हैं? मेरा ख्याल है कि अब हम इस बहस से बाहर आके तो अपनी अपनी जगह पे जो किरदार अदा कर सकता है वो करे। मेरे पास कुछ गुजारिशात। नंबर 1, गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे लोड शेडिंग पे इसको कम करने के लिए फ़ैसला किया है कि जितने भी शहर हैं वो रात को 8 बजे बंद कर दिए। बराहे मेहरबानी गवर्नमेंट के इस कदम को पॉजिटिवली लिया जाए, ना कि हदफ़े तनकीद बनाया जाए, क्योंकि ये अकेला गवर्नमेंट का मसला नहीं है, मेरा भी उतना ही मसला है, आपका भी उतना ही मसला है, हर बंदे का एक जैसा कंसर्न है। इस तरीके से जब हम कुछ घंटे बचाते हैं और डे लाइट को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो सर्कुलर डेट है, जो गर्दिशी कर्जा है, जिसको ये हम तेल और प्रोविजन ऑफ दी जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो कम होगा। जब वो कम होगा हमारा वही पैसा बाहर से तेल और ये क्रूड ऑयल और दूसरे जो बिजली पैदा करने के लिए लवाजमात चाहिए हैं उनको ये फंक्शनल कर सकें। एक तो मेरी ये गुजारिश कि आप मेरा साथ दें, लोगों की हम काउंसलिंग करें कि खुदारा ये गवर्नमेंट के नेगेटिव स्टेप के तौर पे ना लिया जाए, बल्कि ये देखा जाए कि अगर ये कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारी पूरी कौम का एक मुफाद वाबस्ता है। नंबर 2, महंगाई डेफिनेटली पूरी दुनिया का एक ये अक्रॉस दी बोर्ड फिरावना बन गया हुआ है, और बल्कि बहुत सारे ममालिक मुआशी तौर पे बहुत पीछे चले गए हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में भी लोग अब बिलबुला रहे, जिनके कोई रिश्तेदार अजीज़ो अकारब इन यूरोप में अमेरिका में रह रहे हैं, वो आपको बेहतर तरीके से उन ममालिक की हालत बता सकते हैं। हमारा मुल्क भी इसी ग्लोबल मैप का एक हिस्सा है, तो ये भी उसी तरह मुतासर हुआ। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि एक तो है महंगाई जो हमें ऊपर से मिली है, मैं विरासत वर्षे की बात नहीं कर रहा कि ये पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, मैं उसकी तरफ बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो महंगाई हमारे पोस्ट कोविड जो इम्प्लीकेशंस थी उनके तौर पे हमें मिली। एक महंगाई ये है कि इधर किसी एक चीज़ की कोई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा हुई और अगले दिन ही रेडी वाले ने अपने अमरूद भी महंगे कर दिए जी कि पेट्रोल ही महंगा हो गया तो अमरूद भी महंगे हो गए।
ये कुछ हम मसनूई महंगाई भी अपने तौर पे पैदा कर, तो डेफिनेटली हम मुतासर है। मैं तो एक वैसे ही सर्विस पेशा आदमी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, अल्लाह ने जो मुझे तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया है, अगर मैं ये यूरोप में बैठा होता तो हो सकता है मैं रोज़ का को 20 40 30 लाख रुपया अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से कमा रहा होता। लेकिन मैं बिल्कुल एक वाजबी सी फ़ीस लेता हूँ, जो कि पिछले 4 साल से मेरी एक ही फ़ीस है। मैंने उसमें एक पाई पैसे का इजाफा नहीं किया, लेकिन मुझे इस मुआशरे के अंदर रहते हुए कम अज़ कम 4 से 5 गुना इन 3.5 सालों में मुख्तलिफ़ सूरतों में महंगाई को फेस करना पड़ा, और वो मुझे मिली। मैंने नहीं किया कि अपनी इस सर्विस की फ़ीस को मैं बढ़ा दूँ। क्यों नहीं किया? इसलिए कि जब तक मैं ज़ीरो पे नहीं ना आ जाता कि मेरा आमदनी और मेरा ख़र्च ये मुझे मजबूर कर दे कि मैं अपना हॉस्पिटल आज बंद कर दूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे पास चलाने के लिए कोई वसाइल नहीं है, तो उस वक्त तक तो मैं इंशाल्लाह करता जाऊँ। और इसी तरह आप लोग हैं, आप लोगों की भी आमदनियाँ कम हुई हैं और आप लोगों के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और आप उसका सामना भी कर रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो मसनूई महंगाई का एक लहर है मुल्क के अंदर, इसके ऊपर मैं और आप एक टीम के तौर पे इस पे नज़र रखें। मैं आज गया हूँ, मेरे चंद एक सहाफ़ी दोस्त भी साथ थे, मैं उनका आपका दिली तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ इस बात पे कि इस इंतहाई गर्मी के अंदर, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि 40 डिग्री से कम हो, शायद ज़्यादा ही हो, उसके अंदर आप लोग मेरे साथ बाज़ारों में फिरे हैं। मैंने कोशिश की है चेक करूँ कि किसी जगह पे कोई रेट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही। तो ये हमारा एक ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये कोई फ़ोटो सेशन के लिए नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से भी मेरी ड्यूटी के अंदर शामिल है कि अगर मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ तो आवाम की बेहतरी के लिए जो भी काम हो सकता है वो मुझे करना। ये सबको पता है कि ये सियासत मेरे लिए ना तो कोई कमाई का ज़रिया है, ना मेरे इसके साथ कुछ मुफादात वाबस्ता है। मुफाद सिर्फ़ एक ही है कि अल्लाह ने जो इसके बदले में मुझे इस दुनिया के अंदर इज़्ज़त दे दी है, मैं उस इज़्ज़त का अल्लाह के हुज़ूर शुक्रगुज़ार होते हुए उसकी मखलूक के लिए कहा। मैं अगले दिन भी एक जगह पे कह रहा था, आप साहब भी मौजूद थे, कि यकीन करें मेरे इस दीन के अंदर से अगर आप 2 सजदों को निकाल दें तो बाकी मेरा पूरे का पूरा दीन मेरे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक सिर्फ़ इंसानियत की खिदमत है, और मेरा दीन इतना मुश्किल नहीं है। तो ये है कि मेरी आप सब लोगों से अपील है कि हमारे इस वक्त जो मुल्क के अंदर 2 करंट प्रॉब्लम है, वो महंगाई और लोड शेडिंग। इंशाल्लाह दिन रात हम इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है। हमारी 4-4 घंटे की वीडियो लिंक्स के ज़रिए मीटिंग्स होती हैं, वज़ीर आला साहब खुद लेते हैं, और उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया होता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस के जो पंजाब के हेड्स हैं वो भी साथ होते हैं, वज़रा भी होते हैं, ताजरान के नुमाइंदे भी होते हैं। अलाहल क्या, हमारा एक ही मकसद है कि ये इस महंगाई की लहर को ख़त्म किया। अगर तो आप लोग मेरी इस अपील के साथ मुत्फिक है तो मैं अपने दिल में ही समझ लेता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, और हम सब ने इंशाल्लाह इसको लेके आएंगे। बाकी ये मेरा पहला बजट है, मुझे मेरे अपने हिस्से का 50 करोड़ रुपया फ़ंड मिला है। मैं इसलिए बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वो फ़ंड मेरा नहीं है, मैंने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया कि मुझे फ़ंड मिला है, वो आपको फ़ंड है। मैं उसका सिर्फ़ एक अमीन हूँ, एक डाकिए की तरह कि उधर से आएगा और आपको। मैंने मुख्तलिफ़ महकमों को बता के ये पूरी तरह उनके
कानों के अंदर ये बात शीशे की तरह पिघला के डाल दी है कि अगर डॉक्टर मुजफ्फर एक खाली गिलास पानी का भी आपसे कमीशन के तौर पे मांगे तो मुझे गोलियों से छलनी का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो हराम और सूद हमारे मुआशरे का एक हराम की कमाई का हिस्सा बन चुका है। और मैं माजरत चाहता हूँ, मैं हर जगह पे अब ये ब्लंट अल्फाज इस्तेमाल करने शुरू हो गया हूँ कि शायद इन्हीं अल्फाज के ज़रिए जो मेरे साथी सियासतदान कमीशन को जायज़ समझते वो इसका हिस्सा लेते हैं, वो ही बात आ जाए कि हमारा ही कोई साथी इसको हराम और सूर भी कहे। और अगर कोई ये खाएगा तो अपनी माँ का हिस्सा खा रहा है, वो मेरी इस धरती माँ का हिस्सा खा रहा है। अगर मेरा एक 50 करोड़ का फंड है और मुरवजा तरीक़ेकार के मुताबिक जो कि मेरे इस मुल्क के अंदर मुसल्लत कर दिया गया कि सियासतदान का इसमें इतना कमीशन का हिस्सा बनता है, तो उस लिहाज से 5 करोड़ रुपया तो मुझे भी आता है। मैं नजायज़ इसको कहूँगा, जायज़ नाजायज़ चीज़ को जायज़ तो नहीं कह सकते। अच्छा, वो आता है। मैंने ये जितने भी हमारे इंजीनियरिंग इदारों के हेड्स हैं उनके मैंने गोश्त गुजार कर दिए कि मेरा हिस्सा ना लेने का मतलब ये नहीं है कि मेरा हिस्सा आप खा जाए, मेरा हिस्सा आप ठेकेदार को खिला दें। आपकी काम की क्वालिटी वही की वही रहे। अगर आप 60% पहले लगाते थे तो अब भी 60%, अब आपको 70% लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग इंजीनियरिंग का तबका ये हराम और सूद खाने से बाद नहीं रहता, मुझे मेरे अल्फाज पे माफ़ी दे, मैं मादरत नहीं कर रहा। वो अगर लेता है ये उनकी मर्ज़ी है, वो जाने, उनका अल्लाह जाने, उनकी कब्र जाने। मैं तो अपने किए की भुगतने के लिए तैयार हूँ और अपने हिसाब का मैं जिम्मेदार हूँ। तो कम से कम 60 की बजाय 70% तो लगना चाहिए ना। ये तो आप समझते हैं ना कि इतना तो होना चाहिए। नहीं, मैं जायज़ की बात जायज़ नाजायज़ की तो बात कर ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, जब मेरी इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो मुझे नहीं पता कि मुख्तलिफ हीलों बहानों का कोई साफ अल्फाज इस्तेमाल करते हुए जो पैसे रिलीज़ करते हैं वो कितने लेते हैं, जिन्होंने लगाने हैं वो कितने लेते हैं, और लाने वाले यानी हम जैसे सियासतदान कितने लेते हैं। बाखुदा मुझे इस बात का नहीं पता। मैं कुछ चीज़ें अज्यूम कर रहा हूँ, चले वो 30% सारा निकल जाता होगा जो कि मुझे बताया जाता था। बड़े बड़े चेहरों से मैं ये अल्फाज सुनता था जो हुकूमती ज़िम्मेदार होते, मैं उनसे सुन के ये बात कर रहा कि जितना भी बचता है इन हरफों के बाद लफ्ज़ों में ज़रा बड़ा ही सख्त इस्तेमाल करते, तो वो तो कम से कम वो तो क्वालिटी के साथ अवाम के ऊपर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह मैं अपने शहर के लिए, अगर वो 50 करोड़ रुपया ना मेरा, तो मेरा हल्का PP70 उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा काम होने वाले थे। सड़कों के, आमदोरफ्त के, लोगों के दुश्वारियाँ थी, वो मैंने दी। और बाकी सारे का सारा पैसा मैंने शहर के अंदर लगाया। मेरा शहर महरूम। दूसरा, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी। मेरी ये गुजारिश होगी, मैंने यूरोप के अंदर बड़ी देर रह के देखा है कि हर बंदा वहाँ पे, हर खातून अपने घर की जब सफाई करती है ना, तो वो साथ वाले भी आधे आधे घर साफ करते हैं। तो हम यहाँ पे दस्तूर निराला है कि हम अपने घर के अंदर साफ़ करके तो अपने दरवाजे के अंदर उसका अंबार लगा देते हैं कूड़े। ये हम थोड़ी सी इसके अंदर एक आगाही मुहिम दें कि पैसे लगाने से खूबसूरतियाँ नहीं आती, सफाइयों से खूबसूरती। ये हमारी एक माशरती ज़िम्मेदारी बनती है कि हम तरबियत करें, मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखें, आपके ज़रिए, कॉलेज के ज़रिए बच्चों को सिखाएं कि आपने छिलका नहीं नीचे फेंकना,
आपने सफाई कैसे करनी है। जो आप कच्चे जहनों के अंदर चीज़ें डाल देंगे, आप लोगों की उम्र तक आते आते वो अपने बच्चों को भी ये सिखाना शुरू कर देंगे। ये मेरा ही है। तो इन सारी बातों के साथ इस गर्मी में मैंने, मुझे लगता है, बोर शोर काफ़ी किया आप लोगों को, लंबी लंबी बातें, क्योंकि इस तरह की बातें आप लोगों के लिए नई नहीं होती, हर बंदा ही करता है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का मुझे अपने यहाँ मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। तो हाँ, इस सिलसिला में अगर आपके